अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। पहले ना हम जरा देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं और फिर हम आगे जाते हैं ना, क्योंकि हमने क्लासेस का वर्ड बार बार यूज करना है, ऑब्जेक्ट्स का वर्ड बार बार यूज करना है और इंस्टेंसेस जो होते हैं ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम है वो हम बार बार यूज करेंगे इस वर्ड को, और ये बार बार रिपीट होगा आपके एमसीक्यूज में, तो आपको उसका तो आइडिया हो ना कि क्या है। तो मैं छोटी सी कोशिश करता हूँ आपको, आपके लिए मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। शायद स्टूडेंट्स हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर ना हो तो वो शायद ये देख के समझ जाए। अच्छा, क्लास जो होती है ना वो आपकी फैक्ट्री होती है। अब यहाँ पे मैंने जो मिसाल उठाई वो व्हीकल की उठाई है, यानी व्हीकल की फैक्ट्री जो है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास में बेसिकली हम सब कुछ डिफाइन कर देते हैं, उस व्हीकल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो कैसे जो बाहर की दुनिया यानी जो उसके यूजर्स हैं उसके लिए वो कौन सा इंटरफेस उसमें जो है ना हम क्लास में डिफाइन करेंगे, वही इंटरफेस जो है वो यूजर जो है ना उसे इस्तेमाल करके गाड़ी को चलाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी होगी ये फैक्ट्री विच इज इक्वल टू क्लास। जब आप क्लास बनाते हैं तो आप यूं समझिए आप फैक्ट्री बना रहे हैं, आप यूं समझिए आप एक ठप्पा बना रहे हैं, और उस ठप्पे से आप कितने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके इस्तेमाल पे, आपके यूजर के इस्तेमाल पे। ठीक है, तो ये कोड है क्लास का जो हम मेन फंक्शन से बाहर लेते हैं, और ज्यादातर काम हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन से बाहर ज्यादा काम होता है, और मेन में जिंदगी आसान हो जाती है, और हम सिर्फ जो है ना थोड़े से कोड्स के साथ जो है ना क्लासेस को यूज करके तो कोड की रीयूजेबिलिटी को जो है ना बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास बन गई। अब क्लास जब आपकी बन गया कि फैक्ट्री बन गई, अब आपकी मर्जी है जितनी गाड़ियां से बना लें। ठीक है, मेन में जैसे यहाँ पे मैंने एम्फीबियस व्हीकल के जो है ना एक क्लास है, जो ऊपर क्लास नहीं शो रही, यहाँ पे नीचे एम्फीबियस व्हीकल की क्लास है। ठीक है, डेटा टाइप है जो समझे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ये इस एम्फीबियस व्हीकल की क्लास से हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरे कर्सर। तो जब हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये एक गाड़ी जो है ना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ये चूंकि एम्फीबियस व्हीकल नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए, तो अब मेन में आपकी मर्जी है कि आप जितनी गाड़ियां बनाएं, आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना लें, तीसरा बना लें, चौथा बना लें, ठीक है, पांचवा बना लें, जितने बना सकते हैं आप ज्यादा बना सकते हैं। जस्ट आपको पहले एक फैक्ट्री बनानी होती है, यानी आपको क्लास बनाना। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। ओके जी, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स स्टैटिक डेटा मेंबर्स। स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्लास के वो डेटा मेंबर्स होते हैं जो क्लास का पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी वो क्लास के लिए बने होते हैं, वो उनका जो स्कोप होता है वो क्लास पर होता है। ठीक है, यानी अगर आपने कोई अपनी क्लास से अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया ना, तो स्टैटिक डेटा मेंबर जो है ऑलरेडी मौजूद होगा, वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो वो ऑब्जेक्ट उसे यूज कर सकता है, लेकिन वो उसका जो स्कोप है वो क्लास स्कोप है, ऑब्जेक्ट स्कोप नहीं है। ठीक है, यानी अगर ऑब्जेक्ट एक भी नहीं बना तो स्टैटिक डेटा मेंबर आपका मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसे क्या कर सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेटा मेंबर्स व्हिच इज कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ठीक है, ये आपको मैं इसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्लास स्पेस है ना, तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे वो सारे उसको कॉमनली यूज करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जी, विच ऑफ द कांसेप्ट डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ डेटा। सिक्योरिटी ऑफ डेटा जो होती है ना वो डेटा हाइडिंग होती है। ओके, नेक्स्ट इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज नाउन एज, ओके, इसे हम कहते हैं जी एसोसिएशन। ठीक है, जब इंटरेक्शन का वर्ड आ गया ना मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपको पता है इस चीज का। ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो डिफरेंट क्लासेस के हैं तो अगर वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो उनके दरमियान एक रिलेशन काम होगा, एक सिंगल लाइन ड्रॉ होती है जिसको एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पिक्चर से भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एसोसिएशन है, इसको कहते हैं। और एसोसिएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ लाइन अलोंग एन एरो अहेड और विदाउट एरो अहेड। ये दोनों तरीके से जो है ना इसको हम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है काइंड ऑफ एसोसिएशन पे, आप उसको डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट है जी क्लासरूम, क्लास होल्ड्स स्टूडेंट, यानी क्लासरूम की क्लास है और उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, यानी स्टूडेंट्स जो है ना उसके अंदर मौजूद हैं क्लास रूम के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन है ना वो कौन सा होगा हमने वो बताना है। रिलेशन बेसिकली यहाँ पे जो है वो एग्रीगेशन का है। अब ये क्यों है एग्रीगेशन का? एग्रीगेशन का रिलेशन ये कहता है, यानी कंटेनर रिलेशनशिप होता है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये वो अगर वो ऑब्जेक्ट जो है, यानी यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्लासरूम है, उसके अंदर दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स के हैं, वो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, यानी यूं समझे ना स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जाते हैं क्लासरूम में। अब अगर क्लासरूम एक रूम है मिसाल के तौर पे, उसको गिरा दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, तो क्या स्टूडेंट्स भी जो है ना वो खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक कंटेनर रिलेशनशिप है और ये इसको एग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है वो अगर क्लासरूम नहीं होगा तो स्टूडेंट्स जो है ना फिर भी मौजूद होंगे, क्लासरूम के खत्म होने से स्टूडेंट्स खत्म नहीं होंगे। तो ये रिलेशनशिप एग्रीगेशन कहलाता है, और इसकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आप उसको देख लें कि ये जो है ना कंटेन रखता है, कंटेन ए कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जो है ना अपने अंदर कंटेन रखता है। एमसीक्यूज के लिए ये भी देख लें कि इसका जो एग्रीगेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो अनफिल्ड डायमंड हेड टुवर्ड्स द कंटेनर जो है ना करके यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रूम के अंदर बेड है, फिर टेबल है, फिर चेयर और कपबोर्ड है। ठीक है, अगर रूम खत्म कर दिया जाए तो हम उसमें से बेड भी निकाल लेंगे, टेबल भी निकाल लेंगे, चेयर भी निकाल लेंगे, कपबोर्ड भी निकाल लेंगे, सारी चीजें हमारी सेव हो जाएंगी ना अगर हम रूम खत्म करना चाहें। तो ये जो है ना बेसिकली एक वीक रिलेशनशिप होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज द वे ऑफ विजुअलाइजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को अगर हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे देखें ना तो वो हमें सिर्फ जो हम जब प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं तो वो हमें सिर्फ अपना इंटरफेस दिखा रहा होता है। ठीक है, यानी अपने मेथड दिखा रहा होता है। ठीक है, वैसे आप इसको चेक भी कर लें और अगर आपने डिस्कस करना डिस्कस भी कर लें कि डेटा और मेथड दोनों होंगे या सिर्फ मेथड होंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, डेटा वो चीज़ होती है जो प्रोटेक्टेड होती है, प्राइवेट होती है, जो हम इंटरफेस में शो नहीं करते। ठीक है,
ओके नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टर्स। अच्छा डिस्ट्रक्टर्स जो होते हैं ना क्लास के वो होते हैं फंक्शंस विद द सेम नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, लेकिन उनसे पहले एक जो उनको डिक्लेयर करते वक्त या उनकी डेफिनेशन करते वक्त उनसे पहले जो है ना डिस्ट्रक्टर यानी क्लास के नेम से पहले हम टिल्ड का जो है ना एक जो सिंबल होता है वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन है जो नॉट करेक्ट, ठीक है, अबाउट अ डिस्ट्रक्टर। तो पहला है जी, डिस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन विद द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास बट प्रीसीडेड विद द टिल्ड वाइड टिल्ड। नहीं वाइड टिल्ड नहीं होता इसमें, ये असल में मुझे लगता है यही वाला ही है, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन इन सेंस है कि ये डेफिनेशन ठीक नहीं है डिस्ट्रक्टर्स की, क्योंकि वाइड नहीं लगता इससे पहले, ठीक है। सिर्फ जो है ना अगर आपने कोई डिस्ट्रक्टर बनाना है, फर्स्ट क्लास नेम है व्हीकल, तो व्हीकल का डिस्ट्रक्टर यूं बनेगा, टेल का निशान आएगा, उसके बाद व्हीकल आएगा, ओके, और उसके बाद यूं पैरेंथेसिस आ जाए, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रक्टर बन गया व्हीकल क्लास का, लेकिन इससे पहले यहाँ पे वाइड नहीं आएगा, ये वाइड वगैरह वाला सीन जो है ना नहीं होगा, ठीक है, ये वाइड नहीं आएगा। तो यही वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो इसके तीन है वो देख लेते हैं वो है कि नहीं है। देखिए अगले में वो बता रहा है स्प्लिट विद अ टिल्ड ओनली, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर यूज्ड फॉर फ्री द मेमोरी एलोकेटेड थ्रू डायनामिक एलोकेशन, बिल्कुल ठीक है। और डायनामिक एलोकेशन जो होती है वो होती है थ्रू न्यू ऑपरेटर, ठीक है। ये तीन ऑप्शन इसके ठीक है। जो उसके अगेंस्ट जा रहा है वो ये पहले वाला ही। नेक्स्ट, ओके जी, व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एट्रीब्यूट ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। एट्रीब्यूट होती है खासियत, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की क्लास से रेलेवेंट एट्रीब्यूट कौन सा है, हम ढूंढते हैं उसको, ठीक है। तो पहला है जी कोर्स, कोर्स नहीं है जी, कोर्स तो स्टूडेंट क्लास से रेलेवेंट है, रोल नंबर भी स्टूडेंट की क्लास से रेलेवेंट है, तो ये सैलरी जो है ना ये एम्प्लॉय की क्लास से रेलेवेंट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सैलरी जी। नेक्स्ट है हमारा देयर आर टू क्लासेस कैट एंड डॉग, यानी दो क्लासेस है कैट की और डॉग की, और उनके बिहेवियर्स हैं, बिहेवियर्स यानी उनके मेथड्स जो होते हैं ना, यानी वो जो जिसके जरिए वो इंटरेक्ट करते हैं। तो एक बिहेवियर कैट का है जी क्या ईट, और दूसरा है इसका म्याऊ, ठीक है। इसी तरह डॉग का है जी ईट और बार्क, ठीक है। अब वो कहता है कि व्हिच ऑफ द अबव बिहेवियर्स कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सिनेरियो एज अ जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन जो है ना उसमें कॉमन बिहेवियर जो है ना आता है, ठीक है। जब हम न्यू क्लास बनाते हैं ना तो उसमें कॉमन बिहेवियर जो है ना वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ईट, ठीक है, यानी कैट भी खाती है और डॉग भी खाता है, तो ये कॉमन बिहेवियर है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप देख लें बेशक। जनरलाइजेशन जो है ना बेस क्लास है, जनरल क्लास रिप्रेजेंट कॉमन बिहेवियर ऑफ ऑल कैट क्लास, ओके ओके जी। नेक्स्ट जी, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज नाउन एज एसोसिएशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग द एट्रीब्यूट एज अ पब्लिक। अब हमने एट्रीब्यूट को एज अ पब्लिक जो है ना वो क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसको पहले हम लोग C++ में देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट की क्लास आपको बता रहे हैं, आप यहाँ पे क्लास बनाएंगे स्टूडेंट की, ठीक है। जैसे ही क्लास बनाएंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक होता है आपके पास प्राइवेट, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर होता है, और एक होता है पब्लिक, ठीक है। जब आप यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट लिखेंगे ना यानी अगर क्लास का स्टूडेंट का क्या होता है, नेम होता है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग नेम, ठीक है, ये एट्रीब्यूट हो गया इसका प्राइवेट। अब मैंने इसको अगर पब्लिक करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पब्लिक का एक्सेस स्पेसिफायर जो है ना लिखूंगा, या यहाँ पे टाइप करूँगा, उसके नीचे जो है ना मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग नेम, ठीक है। ये तरीका है इसका। यहाँ पे जो आपको इसने जो आपको दिया है ना, तो वो यहाँ पे स्ट्रिंग के बजाय इसने यूज किया हुआ है 4 पॉइंटर, बात एक ही है, ठीक है, कैरेक्टर पॉइंटर इक्वल होता है स्ट्रिंग के, ओके हो गया जी। तो यहाँ से आपको आप देख लें कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ये है क्लास स्टूडेंट और पब्लिक 4 नेम, इसके अंदर यहाँ पे इसने लगाया हुआ है, ये कंफ्यूजिंग है लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, ठीक है, जिससे कंफ्यूज नहीं होना। यानी ये देखें इसने इसको ऐसे यहाँ पे जो है ना डिनोट किया है सिंगल लाइन ऐसे, ये इसने ऐसे आपको करके दिखाया हुआ था, ठीक है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट कह रहा है जी फॉलोइंग कोड है इज इक्वल टू विच ऑप्शन। अच्छा ये इसने क्लास शेप डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे क्लास उसकी डेफिनेशन में यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप जो है ना ये एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप इसने लिखा है ना, इसने कोई भी पब्लिक स्पेसिफायर यूज नहीं किया, तो क्लास का बाय डिफॉल्ट जो पब्लिक स्पेसिफायर होता है वो होता है प्राइवेट। यानी ये इसने कोड लिखा है ना, अगर ये इसको यूं लिख लेता, ठीक है, तो भी यही बात थी, और अगर इसको यूं लिखेगा तो भी एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है, यानी अगर यहाँ पे जो असल में जो आपसे पूछना चाह रहा है कि क्लास की जो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होती है ना वो क्या होती है, प्राइवेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लें, यहाँ पे इसने प्रोटेक्टेड लगाया है, फिर पब्लिक लगाया है, और फिर यहाँ पे पब्लिक लगाया है, तो ये तीनों रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, जैसे हमने भी देखा है C++। नेक्स्ट है जी, ये रिपीट हो रहा है सिक्योरिटी कंसेप्ट जो है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा जो है ना वो क्या होता है, आपने मुझे कमेंट में बताना है, कर चुके हैं। ओके नेक्स्ट है जी, चेयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड पेटेंट इज एन ए एंड डैश ऑब्जेक्ट। ओके तो पहले हम देख लेते हैं चेयर को। चेयर क्या होता है जी, आपको पता है ये कुर्सी होती है, कुर्सी को हम छू सकते हैं ना, तो ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, ओके हो गया जी। तो पहला तो इसका यहाँ पे ऑप्शन आएगा टेंजिबल, ये क्लियर हो गया आपका। और पेटेंट क्या होता है, पेटेंट आप पे वो राइट्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये टेंजिबल नहीं होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, ठीक है। जो किसी भी अगर आप कोई आपने कोई
बुक लिखी है या आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उस पे आपको जो राइट्स आपको दे रहे हैं ना, आपको जो राइट्स रिजर्व है कि ये चीज़ आपकी है, आपसे रेलिवेंट है, तो वो एक राइट्स आपको दे दी जाते हैं जो आपको हवा में दे जाते हैं, यानी आप उसको छू नहीं सकते राइट्स को। तो पेटेंट जो है वो इंटेंजिबल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले में टेंजिबल आएगा और दूसरे में आपके क्या आएगा, इंटेंजिबल आएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट, ये आपने मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट जी, कांस्टेंट फंक्शंस कौन से फंक्शन होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन हम बनाते इसीलिए हैं ताकि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर जो है, ठीक है, डेटा मेंबर्स, उनको हम सिर्फ पढ़ सकें, रीड ऑनली, ताकि हमें कोई चेंजिंग ना हो जाए गलती से भी, ठीक है। तो इसलिए हम कांस्टेंट फंक्शन जो है ना क्या करते हैं, लिखते हैं या डिक्लेयर करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अचीव इंफॉर्मेशन हेडिंग? इंफॉर्मेशन हेडिंग हम इनकैप्सुलेशन के जरिए जो है ना वो हासिल करते हैं जी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज द डेटा मेंबर ऑफ अनदर क्लास, यानी एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, ठीक है, वो दूसरी क्लास जो है उसका डेटा मेंबर है। डेटा मेंबर का मतलब है उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये होल पार्ट का रिलेशन है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है और इसको कहते हैं कंपोजिशन, ठीक है। इसको आपने अपने देख लेना है अपने हैंडआउट से, ठीक है। तो यानी एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास का हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है, तो ये कंपोजिशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसर्शन ऑपरेटर? इंसर्शन ऑपरेटर सी आउट के साथ हम यूज करते हैं ना, आप कोड करते हुए आ रहे हैं, आपको पता होगा इसका, ठीक है। तो सी आउट के साथ जो हम यूज करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर होता है, ठीक है। और सी इन के साथ जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ये आपने याद रखना है, इंसर्शन सी आउट, एक्सट्रैक्शन सी इन। जी, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एग्रीगेशन? आपको पहले बताया है कि वीक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और इसके अलावा कंटेनर एंड कंटेन ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल जी, ये भी ठीक है इसके मतलब। और तीसरा है द लाइफ ऑफ सब ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ मास्टर क्लास। यहाँ पे मैं थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, शायद मैं गलती पे हूँ, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे इंडिपेंडेंट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो ये जो रिलेशन होता है ना एग्रीगेशन का, इसमें जो सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी मास्टर क्लास के, यानी एक क्लासरूम है उसके अंदर एक चेयर पड़ी है, तो ये एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है। तो जो चेयर है ना उसकी जिंदगी डिपेंडेंट नहीं होती मास्टर क्लास में, वो इंडिपेंडेंट होती है। यानी अगर कमरा गिर गया तो चेयर को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। चेयर को बाहर निकालें, कमरे को गिरा दें, कमरा गिर गया, कमरा बर्बाद हो गया, तो चेयर तो आपको महफूज है ना। तो ये इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें जो होगा वो क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द गिवन अबव, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। टाइपो मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड बाय C++ लैंग्वेज? ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। मैं आपको ये हैंडआउट दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप देखें, ठीक है। ये देखें, लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये वो लिस्ट है। अब इसमें से आपने चूज करके मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बता रही, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आपके कमेंट्स से वेट करूँगा। ओके जी, नेक्स्ट है जी, ये कोड हम देख लेते हैं। इसमें स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है str1, ये हेडर, ठीक है। इसमें चला गया, उसकी वैल्यू हेडर चली गई, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा str1। अब ये str1 जो है को असाइन हम करें str1, यानी सेम ऑब्जेक्ट को असाइनमेंट दे रहे हैं ना, तो ये होती है कौन सी प्रॉब्लम है, ये सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप सो आपने देख लिया। नेक्स्ट, ओके जी, न्यू ऑपरेटर, इफ न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन इज द कंस्ट्रक्टर कॉल? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं। जब भी न्यू ऑपरेटर हम यूज करते हैं ना, तो उसका जो ऑपरेशन है वो तरीका ये है कि सबसे पहले वो क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करवाता है, ठीक है। यानी जिंदगी हमारी आसान होगी, कैलॉग मैलॉग से जान छूट गई थी, तो न्यू ऑपरेटर के जरिए क्या होता है कि मेमोरी जो है सबसे पहले क्या होती है, एलोकेट होती है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो आफ्टर द एलोकेशन ऑफ मेमोरी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, ठीक होंगे जी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये इसको आप देख लें। ब्रेकअप ऑफ न्यू ऑपरेशन जो है, न्यू ऑपरेटर इज डिकम्पोज्ड एज फॉलोस, एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी, पहले एलोकेटिंग होगी, देन कॉलिंग द एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर। ओके जी। जी, तो व्हिच इज द फॉलोइंग फंक्शन टाइप कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स? प्राइवेट डेटा मेंबर्स को क्लास के अंदर मौजूद जितने भी मेथड्स या फंक्शंस होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अंदर वाले यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं हो रहा, सारे आउटसाइड का बताया जा रहा है, ठीक है। नॉन मेंबर फंक्शन भी वही होते हैं जो आउटसाइड होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा फ्रेंड फंक्शन, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस हम दे देते हैं कि चूंकि हम उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। जब भी क्लास किसी को फ्रेंड क्लियर करती है तो वो उसे अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन या तमाम जो अपने डेटा मेंबर्स हैं उन तक भी एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन, द फंक्शन व्हिच आर नॉट मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास येट दे कैन एक्सेस ऑल द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास आर कॉल्ड फ्रेंड फंक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू गेट डेटा फ्रॉम द कंसोल? कंसोल क्या होता है, ठीक है। कंसोल बेसिकली प्रोग्राम का इंटरफेस होता है। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं ना तो हमारे पास स्क्रीन आती है, तो वहाँ पे हम जो डेटा लेते हैं हम कौन सी कमांड से लेते हैं, सी इन की कमांड से लेते हैं ना। तो सी इन की कमांड कौन सी होती है? सी इन की कमांड होती है, यानी हमने अगर आपके समझाने के लिए मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है x, ठीक है। अब इसमें हमने डेटा लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सी इन x, यानी जो भी आप कंसोल पे राइट करें, इनपुट लेंगे यूजर से, तो वो x में जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज करें, कौन सा ऑपरेटर है, ये है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्लियर है जी, ये देख लें इसको यहाँ से। We also need to get data from the console or from file or network. So console से लेने के लिए हम कौन सा स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं? ये सिंपल सी बात है, बस जरा गंभीर अंदाज से आपसे पूछी गई है।
ओके जी, ये आपको एक प्रोटोटाइप दिया हुआ 4 रेफरेंस ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट इंट, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, बेसिकली हम यहाँ पे ओवरलोडिंग कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की, ठीक है। तो ये इंट जो है ये जरूरी होता है इसमें, ओवरलोडिंग जब हमने करनी होती है ना सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की, तो ये अब जो आपका जो इंट जो आप यहाँ पे वेरिएबल भेज रहे हैं, या इंट टाइप का जो पैरामीटर भेज रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये इसका प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप का इसका मस्ट हिस्सा है। क्लियर है जी। जी नेक्स्ट है, व्हाइल ऑपरेटर ओवरलोडिंग द बाइनरी ऑपरेटर इज ऑलवेज कॉल्ड विद द रेफरेंस। जी, तो बाइनरी ऑपरेटर कॉल्ड विद रेफरेंस, तो ये कैसे होगा, देखें बाइनरी ऑपरेटर कैसे काम करता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 4 + 2 + 3, ठीक है, आप इसका आंसर बताएं क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन क्या करते हैं, यानी हम जब छोटे थे तो हम यूँ करते थे ना, 4 और 2, ठीक है, और उसके बाद इनको प्लस किया, तो पहले हम इसे प्लस करेंगे, उसके बाद फिर हम जो आंसर आएगा फिर उसमें हम 3 प्लस करेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक, कि हमने 4 पहले क्यों लिखा, हम 3 भी तो लिख सकते थे पहले, लेकिन ये जो है ना नेचुरल जो है ना, एक हमारे जहन में एक चीज़ बैठ गई है। बेसिकली जो बाइनरी है ना ऑपरेटर, वो लेफ्ट से जो है ना अपना रेफरेंस टू लेफ्ट जो है ना वो काम अपना करना शुरू करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली होगा वो ये होगा, लेफ्ट हैंड आर्गुमेंट जो है ना वो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बाइनरी ऑपरेटर इज ऑलवेज कॉल्ड विद द रेफरेंस टू द लेफ्ट हैंड आर्गुमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले जो है इस पे काम होगा, उसके बाद फिर इसको कॉल किया जाएगा, इन दोनों पे जब काम हो जाएगा फिर इसको कॉल किया जाएगा, और ऐसे ही जो है ना ये काम चलता रहेगा जब तक आंसर नहीं आ जाता, या सारे जो ऑपरेंड्स हैं वो खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। ओके जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू ऑपरेटर, ये हम पहले कर चुके हैं, कुछ हमने न्यू ऑपरेटर को डिस्कस कर लिया था। अब आपने हैंड आउट से सर्च करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये मैं कर ही लेता हूँ, मुश्किल होगी आपके लिए, टाइम निकालना। तो ये एलोकेट्स मेमोरी है, ठीक है, टू एन ऑब्जेक्ट और एरे रिटर्न द पर्टिकुलर पॉइंटर, ठीक है। मेमोरी एलोकेट करके ये हमें पॉइंटर रिटर्न करता है। ओके नेक्स्ट, दिस फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। हाँ, ये अब आपने करना है, वो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी हैंडआउट्स में, उससे देके आप मुझे बताना है, पहले वाले बताना, ये वाले बताना। ओके नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट कंप्रोमाइज बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। अच्छा, जब हम फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हम बाहर के किसी बंदे को दोस्त बनाएंगे, या अपने आप यूँ समझिए कि फैमिली में हमारी फैमिली है और उसके अंदर अब एक बाहर का कोई बंदा है, उसे मैंने दोस्त बना लिया, ठीक है। तो उसे दोस्त बना लिया तो मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो फैमिली की है उसके साथ शेयर कर दी, अपनी तमाम क्लास के डेटा मेंबर्स भी शेयर कर दिए उसके साथ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कौन सा कंसेप्ट कंप्रोमाइज किया, अपना इनकैप्सुलेशन का, इनकैप्सुलेशन यानी डेटा हाइडिंग, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है, ये नाम मुख्तलिफ नाम है जी। डैश ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। रेफरेंस में आपको बता चुका हूँ, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपने वो याद कर लेने हैं कि कौन सा ऑपरेटर है जो ऑपरेटर्स हैं जो ओवरलोड नहीं हो सकते, ठीक है, वो रिजर्व है, ठीक है, C++ में रिजर्व रखा हुआ है, वो सिर्फ किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, दोबारा रिपीट हो गया सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का, ये ओवरलोड हो सकता है एज अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, लेकिन देयर विल बी देयर विल बी ओनली वन पैरामीटर विद डैश डेटा टाइप, तो वो मैं आपको बताया था कि इंटीजर डेटा टाइप, और ये मस्ट है, ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए पैरामीटर में, ये जो इंट का जो हम भेजेंगे ना डेटा टाइप का पैरामीटर, ये मस्ट है। अभी हम देख के आ रहे हैं ना ऊपर, ये वही है। नेक्स्ट है जी, आई गेस ये रिपीट हो गया, इसको देख लें, ठीक है, ये वही है, ओवरलोडिंग ऑफ कौन सा ऑपरेटर, सॉरी ये वो नहीं है, इसमें पेरेंथेसिस आ गए। बेसिकली ये जो है ना, हम जो है वो इनको पेरेंथेसिस को ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ओके कह रहे जी व्हाट इज द नेम ऑफ बेस क्लास इन द लाइन बिलो, ये लाइन आपको दी हुई है, इसमें आपने बताना है बेस क्लास कौन सी है। तो बेस क्लास वो होती है जिससे हम इनहेरिट कर रहे होते हैं, तो व्हीकल को जो है ना, सॉरी व्हीकल से जो है ना, ये व्हीकल जो क्लास है ना ये बेस क्लास है, ठीक है, इससे ये क्लास है व्हीकल की, और इससे हम इनहेरिट कर रहे हैं, इससे हम इनहेरिट कर रहे हैं ट्रक की क्लास को, ठीक है। और इसकी जो नोटेशन है ना वो आपको पता ही है, ये ठीक है, ये ऐसे बना के, और आपने जो तीर है ये आपने खाली छोड़ना होता है। मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, ये देखिए पेरेंट क्लास है और ये बेस क्लास है, दोनों एक ही नाम है। तो पेरेंट से चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट करती है, और बेस क्लास से ड्राइव क्लास, ठीक है, दोनों मतलब मुख्तलिफ नाम है, ये कंसेप्ट एक है। ओके जी नेक्स्ट है जी, व्हाइल ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बाइनरी ऑपरेटर इज कॉल्ड डैश इज पास्ड एन आर्गुमेंट, यानी वही सीन आ गया, दोबारा वही मिसाल दे रहा हूँ 4 + 3 की, ठीक है। अब ये जो है ना आपका ये कॉलर है, यानी ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि ये कॉलर है, और ये कॉल किसे करेगा, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है ना, तो इसके अंदर ऑपरेंड है, ये आपका लेफ्ट ऑपरेंड है, ठीक है, और ये आपका राइट ऑपरेंड है। थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, इसको समझिए आप। अब देखें, ये जो है ना ये इसे कॉल करेगा, ठीक है, कॉल करेगा मतलब ये है कि ये जो 3 है ना ये एज अ पैरामीटर जाएगा, तो राइट हैंड जो आर्गुमेंट होता है ना हमेशा वो एज अ पैरामीटर जाता है बाइनरी ऑपरेटर में, जब हम बात कर रहे होते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। तो आपके आसानी के लिए ना मैंने यहाँ पे ये ऑपरेटर जो प्लस का ऑपरेटर है ओवरलोडेड, इसका मैंने पूरा कोड उठा के आपके सामने रख दिया है। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं प्लस का ऑपरेटर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉल कर रही है राइट हैंड साइड पे जो भी ऑपरेटर होगा RHS से बन रहा है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को हम एज अ पैरामीटर भेजेंगे, और फिर हम लोग जो अंदर जो सारी मैनिपुलेशन है वो अंदर करेंगे, ठीक है। क्लियर है जी यहाँ तक?
वीडियो अगर लाइक आपको आ रही है, पसंद आपको आ रही है, तो इसे लाइक करें और चैनल को न्यू हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जिन जिन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है और अगर आपके क्लियर हो रहे हैं अभी तक, तो उनके लिए भी आसानी हो। ठीक है, बेसिकली मैंने यूट्यूब पे काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं, तो काफ़ी अच्छे जो है ना भी यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं कर रहे होते, तो मैंने ये कमी महसूस की थी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जब मैं कभी ये काम शुरू करूँगा ना, तो फिर मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने, मैं उनको इंशाल्लाह साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि कंसेप्ट जो है ना अच्छे से मैं कवर करवा दूँ। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट, माशाल्लाह दोबारा आ गया जी। ठीक है, यह आपने करना है, मैं नहीं कराऊंगा आपको। ठीक हो गया, ये आपने करना है। ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, चौथी दफा रिपीट हो रहा है, आप देख लें इसको। ठीक है, ये लाजमी आपके पेपर में आएगा, कंफर्म है। ये फंक्शन ऑपरेटर प्लस प्लस रिटर्न्स अ रेफरेंस सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज एन एल वैल्यू। ठीक हो गया जी, या आप इसको यहाँ से देख लें। ठीक है, बेसिकली ये डिटेल में हम नहीं जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए आप, क्योंकि ये 5-10 मिनट का टॉपिक है, इसको डिटेल में समझना चाहिए। तो ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की जो है ना बात चल रही होती है यहाँ पे। तो ये उन जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को जब ओवरलोड करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा माइनर फर्क होता है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ भी रहा है कि हाउ डज द कंपाइलर नोज वेदर इट इज अ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना है इसको, ये आपकी एनालिसिस की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट, ओके जी, ये जो क्वेश्चन है अगर आपको चकमा देने वाला क्वेश्चन है, इसको अपने गौर से देखना है। पहला है सी इन, क्लास डिफाइंस सी इन एंड एक्सट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है? तो ये वही होता है ना जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं, जो हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। इस ऑपरेटर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसे हम किसके साथ यूज करते हैं? इसको हम सीएन के साथ यूज करते हैं, ये भी आपको पता है, ऐसा ही है ना। और जब इसे हम सीएन के साथ यूज करते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है ना जिस क्लास में होती है, तो वो होती है आई स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इसमें यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि ये ओ स्ट्रीम से रेलिवेंट है। ठीक है, ओ स्ट्रीम से रेलिवेंट नहीं है। ओ स्ट्रीम में जो है ना दोनों चीजें होती है। ये देखें, ओ स्ट्रीम में ओ स्ट्रीम में जो होता है आउटपुट होता है, सॉरी, ओ स्ट्रीम में आउटपुट होता है, इन स्ट्रीम में इनपुट। और जो एफ स्ट्रीम होती है, इसके अंदर दोनों सी इन और सी आउट की डेफिनेशन होती है। ठीक हो गया, अगर सिर्फ सी इन और सी इन इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर की बात की जाए, तो ये इन स्ट्रीम होगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने व्यू किया है इसको, यहाँ पे देखें सी इन, तो सी इन जो है वो रेलिवेंट है आई स्ट्रीम से, सी आउट रेलिवेंट है ओ स्ट्रीम से। ठीक हो गया जी, ओके जी। नेक्स्ट है, सपोज ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमने जो ओवरलोड किया ना वो हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया। अब वो ये पूछ रहा है कि जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, तो ये स्टेटमेंट चलेगी, सॉरी, तो इसमें डैश ऑब्जेक्ट विल बी पास्ड एज अ आर्गुमेंट टू प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर ये है ना, तो वो कौन सा आर्गुमेंट एज पैरामीटर जाता है? पढ़ क्या है ना, राइट, जो राइट साइड पे होता है, जो कहाँ पे होता है? राइट साइड पे। ये राइट साइड पे कौन से वाला है? C2। C2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके जी, फॉलोइंग कोड इज इक्वल टू द विच ऑप्शन, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम करके आ चुके हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अफेक्टिंग बाय द ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर। इसमें आपको इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं ना, यानी ओवरलोडिंग में जब हम करें अगर किसी ऑपरेटर की, तो कौन सी चीज इफेक्ट होती है? प्रेसिडेंस इफेक्ट होती है? नहीं होती, नहीं होती जी, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, एरिटी ऑफ एन ऑपरेटर होती है, एरिटी ऑफ ऑपरेटर भी जो इफेक्ट नहीं होती। एरिटी का मतलब है अगर प्लस है ना ऑपरेटर, तो उसमें 2 ऑपरेंड यूज होंगे हमेशा। ठीक है, तो अगर ओवरलोडिंग जब हम करेंगे, तो तब भी जो है ना ये सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या कह रहा है? एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएशन जो है ना, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो एसोसिएटिविटी जो है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। इसका जो वैसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है, नन ऑफ द अबव है, और ये आप इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें और से, सबसे पहले है प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर, जो ब्लू में मैंने मार्क किया नहीं, देखें द प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू ओवरलोडिंग, एसोसिएटिविटी इज नॉट चेंज ड्यू टू ओवरलोडिंग। और इसके बाद है एरिटी ऑफ ऑपरेटर्स, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स इट वर्क्स ऑन ऑफ एन ऑपरेटर इज नॉट अफेक्टेड बाय ओवरलोडिंग। तो ये तीनों जो है ना इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ओवरलोडिंग से। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आपको एक क्लास दी हुई है, ठीक है, क्लास ए, और इसके अंदर 2 फंक्शन है। देखिए हमारे इंट ऐड का एक फंक्शन जो है उसमें 2 पैरामीटर जा रहे हैं, और उसी नाम से दूसरे फंक्शन उसके अंदर 1 पैरामीटर जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है? ठीक है, ये है आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या है जी? फंक्शन इज ओवरलोडेड। ओवरलोडेड का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स देखें ना, दोनों में चेंज है। ठीक है, पहले में 2 जा रहे हैं पैरामीटर्स और उससे अगले वाले में 1 जा रहे हैं, तो ये फंक्शन को ओवरलोड कर देगा। समझ आ रही है बात आपको? तो फंक्शन ओवररिडन जो है ये क्या चीज होती है? ये देखें आप, यानी फंक्शन ओवररिडन तब होती है जब हम एक पेरेंट क्लास से कोई चाइल्ड क्लास जो है ड्राइव करें, और उसके बाद उन दोनों में जो वो फंक्शन है, ठीक है, विद द सेम प्रोटोकॉल हम यूज करें, तो उसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। उसमें ये होता है कि पेरेंट क्लास का बिहेवियर अलग होता है उस फंक्शन का, और चाइल्ड क्लास का बिहेवियर उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, और फंक्शन ओवरलोडिंग में ये होती है कि क्लास हमारी एक ही यूज हो रही होती है, उसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम फंक्शन के क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। क्लियर है जी?
अच्छा ये जो है ना, आपको एक पैटर्न दिया हुआ है स्टेटमेंट्स का, तो उसमें देखिए क्लास ए पहले डिक्लेयर हो गई, उसके बाद क्लास बी डिक्लेयर हो गई, और वो इनहेरिट कर रही है क्लास ए को। ठीक है, यहाँ पे जो टाइप है वो प्राइवेट इनहेरिटेंस। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली जरा खतरे वाली स्टेटमेंट है, मुझे रॉन्ग लग रही है कि क्लास सी ने क्लास बी को जब इनहेरिट यहाँ तक किया ना, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब देखिए जब क्लास सी क्लास बी को इनहेरिट करेगी तो ऑटोमेटिकली वो इनडायरेक्टली तौर पे क्लास ए के फीचर्स भी अपने अंदर लेके आ रही है। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो ये दोबारा प्राइवेट ए को करना जो है ना, ये मेरे हिसाब से ये गलत है। तो ये जो स्टेटमेंट होगी ना, इसमें से कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वो एरर जनरेट करेगी, तो वो बेसिकली यही वाली स्टेटमेंट होगी। क्लियर है जी? ओके जी, चलें लेट्स टेस्ट इट। इसे हम टेस्ट करेंगे अभी, ठीक है। और डेफ सी प्लस प्लस खोलते हैं, मैंने पहले से इसको टाइप किया हुआ है। जहाँ तक मैं कह रहा था, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक मैं इसे कंपाइल करने लगा हूँ। ये हो गया कंपाइलर स्टक हो गया था पहले, सॉरी उसके लिए। तो अब देखें इसमें कोई एरर नहीं दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दी गई ना, मैं वो लिखता हूँ। ठीक है, क्या थी? प्राइवेट और क्लास ए। तो जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा ना, अब हम इसे कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसने यहाँ पे एरर जनरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हम जो चाहते थे प्रूव हो गया। तो यही जो है ना इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये स्टेटमेंट की वजह से मसला बन। नेक्स्ट ये हो गया। अगला है जी, if the data members on object have been dynamically allocated, then it is required to do deep copy। हमें डीप कॉपी करनी चाहिए। अगर डायनामिकली एलोकेट हुए ना तो डीप कॉपी जरूरी होती है। तो नेक्स्ट जी, तो इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म डन बाय। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ये वो खासियत होती है, ठीक है, जिसमें जो बेस क्लास है ना या पेरेंट क्लास है, उसका एक मेथड है। ठीक है, यानी उसका जो उसकी बात करने का अंदाज है, जब वो बात करता है तो वो किस तरीके से करता है। लेकिन अब उसकी एक चाइल्ड क्लास है, यानी उसका एक बेटा है, मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो अब उसके बात करने का अंदाज जरा अपने बाप से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो चेंज इन बिहेवियर है ना पेरेंट क्लास के एक मेथड में, यानी बात करने के मेथड में, और सेम जो ड्राइव क्लास या जो चाइल्ड क्लास का मेथड है बात करने का, उसमें जो दोनों में तब्दीली आई है, वो हम कैसे इनहेरिटेंस में कर सकते हैं? हम मेथड ओवरराइडिंग से कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग हम ऊपर देख के आ रहे हैं, वही चीज़ है। ओके जी, नेक्स्ट है इन टाइनी डेटा मेमोरीज ऑफ क्लास यूजिंग डायनामिक मेमोरी की बात आ गई है। डायनामिक मेमोरी लोकेशन, जब भी कोई क्लास यूज कर रही है ना, तो हमने डीप कॉपी को इंप्लीमेंट करना है। ये बहुत जरूरी है। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए ये है कि डीप कॉपी हमने करनी है, बोथ नहीं होंगे जी। ठीक है, डीप कॉपी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ये मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। इन केस अवर क्लास हैज एनी डेटा मेमोरी इन्वॉल्विंग डायनामिक मेमोरी, वी हैव टू राइट अवर ओन कोड टू डू डीप कॉपी। क्लियर है जी? ओके, द मैकेनिज्म ऑफ सेलेक्टिंग फंक्शन एट रन टाइम। रन टाइम पे जब हम फंक्शंस को सेलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है जी, ये है जी द टारगेट फंक्शन ऑफ अ कॉल इज सिलेक्टेड एट रन टाइम, और जब कंपाइल टाइम पे करेंगे स्टैटिक होती है। ठीक है जी, ये क्लियर कर लें आप जी। तो नेक्स्ट है सी प्लस प्लस क्लासेस, हाउ मेनी एक्सेस स्पेसिफायर आर देयर। तो हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, कौन कौन से हैं आप लोग गेस कर सकते हैं? एक हो गया पब्लिक, एक हो गया प्राइवेट, और एक हो गया प्रोटेक्टेड। ये देखिए, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड। क्लियर है जी? लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का। वी मेक एनी फंक्शन कांस्टेंट बाय यूजिंग। जी, तो हम क्या करते हैं? फंक्शन किसी भी फंक्शन को कांस्टेंट बनाने के लिए हम ये करते हैं कि जो कॉन्स्ट का कीवर्ड होता है ना, वो हम पैरामीटर जो लिस्ट होती है उसके एंड पे जो है ना, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखते हैं। ये हाईलाइट नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कॉन्स्ट, कीवर्ड कॉन्स्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द पैरामीटर लिस्ट। ये देखें, कीवर्ड कॉन्स्ट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द पैरामीटर लिस्ट टू मेक एनी फंक्शन कांस्टेंट। ये देखें कि रिटर्न वैल्यू फंक्शन, एक फंक्शन इसको हमने कॉन्स्ट करना है, तो कॉन्स्ट हमने इस पैरामीटर लिस्ट है जो पैरेंथेसिस के अंदर आती है, इसको पैरामीटर लिस्ट कहते हैं। तो ये हम लोग ने एंड पे कॉन्स्ट जो है ना प्लेस कर दी। ओके जी, आई होप सो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी, काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमें मोटिवेट करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम मजीद जो है आप जो कंसेप्ट हैं वो आने वाली वीडियोस में क्लियर करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करें। ठीक है, तो वो जो हमारा जो फीडबैक है ना, वो आपकी जो इनपुट है फीडबैक की, उससे रिलेवेंट है। ठीक है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस। और थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि CS 304 की आपने तक नहीं डाली, तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। जिनके पेपर हो चुके हैं अब तक, तो जिनके नहीं हुए तो उन्हें बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह आप सबके पेपर जो है ना बहुत अच्छे होंगे, और तैयारी बाकी आपकी इंशाल्लाह अच्छी होगी। ठीक है, तो